नमस्कार साथियों, मैं विनय स्टडी पर 96 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी के कंसेप्ट में क्या क्या स्टडी हमें करनी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ आज का जो टॉपिक होगा जिसमें हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया अर्थात भारत का परिचय के बारे में। आज की क्लास में हम संक्षिप्त में क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आगामी दृष्टि से, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। आज के टॉपिक में मतलब अगर हम बात करें टॉपिक की स्टडी की, तो इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक में बेसिकली हम जो जिन चीज़ों की स्टडी करते हैं उनमें आपका एक तो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया अर्थात भारत का परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, भारत का परिचय। और फिजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया अर्थात भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके ऊपर स्टडी की जाती है। अगर हम बात करें थर्ड टॉपिक की, तो थर्ड टॉपिक आपका रिवर सिस्टम अर्थात अपवाह तंत्र या नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे इस थर्ड टॉपिक में। ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका फोर्थ टॉपिक क्लाइमेट का है अर्थात जलवायु का। और फिफ्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे सॉइल अर्थात जो आपका जो मिट्टी होती है मिट्टी, और उसके सिक्स में आपका एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। और सेवन्थ में आपका वेजिटेशन अर्थात जो आपका जो वन क्षेत्र है वो पढ़ेंगे। और सबसे एट में आपका ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे अर्थात जो यातायात है वो पढ़ेंगे। और नाइन्थ में आप मिनरल पढ़ेंगे। मिनरल्स मतलब जो कि खनिज है, वो क्या क्या महत्वपूर्ण खनिज इंडिया से निकाले जाते हैं और कहाँ से परचेस करता है, इन्हीं सभी के कंसेप्ट में स्टडी करेंगे। फिलहाल आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। बेसिकली अगर जियोग्राफी हम स्टडी कर रहे हैं तो जियोग्राफी का अगर मीन्स के बारे में बात करें तो जियोग्राफी जो वर्ड है, जियोग्राफी, ठीक है, ये जियोग्राफी जो वर्ड है बेसिकली टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी। जहाँ जियो का अर्थ, जियो का जो मीन्स होता है वो होता है अर्थ मतलब पृथ्वी, और ग्राफी का जो मतलब होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन अर्थात वर्णन। अर्थात हिंदी में इसको कह सकते हैं पृथ्वी और ये कह सकते हैं वर्णन। तो हम कह सकते हैं जियोग्राफी क्या है, पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाएगा, जियोग्राफी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो, जैसे कि आप इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के कंसेप्ट में बात करते हैं, इंडिया की कुछ स्थिति के बारे में जानना है कि इंडिया जैसे कि पहला क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इंडिया इज लोकेटेड अर्थात भारत अवस्थित है। ठीक है, आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे दे रखे कि किन अक्षांशों और किन देशांतरों के बीच में स्थित है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। ठीक है, हमें जो लोकेशन में क्वेश्चन में जो पूछे गया है उसमें लोकेशन इंडिया की दे रखी है। ठीक है, जो कि अक्षांश और देशांतरों में बताई गई है। तो सबसे पहले हम अक्षांश और देशांतर के बारे में एक छोटा सा टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। अब बात करें अक्षांश की, तो अक्षांश होते हैं, ठीक है, ये पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं होती हैं। पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं कैसी, ये काल्पनिक रेखाएं कैसी होती है, काल्पनिक होती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और कैसी होती हैं, ये क्षैतिज में होती हैं। क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं होती हैं, रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये पृथ्वी के ग्लोब पर हमने काल्पनिक रूप से मानी हुई रेखाएं हैं जो कि कैसी होती है, क्षैतिज होती हैं। और जो सबसे बड़ी जो रेखा अक्षांश रेखा होती है वो कौन सी होती है आपकी, तो आपका भूमध्य रेखा होती है या भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा। इसे हम 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री अक्षांश बोल सकते हैं, या फिर विषुवत रेखा के नाम से भी इसको हम जानते हैं, या फिर हम विषुवत रेखा के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल हमने अक्षांश की बात की और इसके बाद हम देखेंगे देशांतर। देशांतर क्या होते हैं, तो ये भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, लेकिन ये भी काल्पनिक होती हैं। और काल्पनिक होने के साथ साथ ये होती कैसे हैं, ये भी आपकी काल्पनिक होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं ये भी। और ये होती है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, बात समझ में यहाँ तक। जो पृथ्वी पर जो किस प्रकार से खींची होती है, तो इस जैसे कि जी मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ पे इस प्रकार से खींची होती है, इस प्रकार से खींची होती है ये अर्थ पर लेटी हुई। ठीक है, इंग्लिश में से लैटिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड।
हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं बेसिकली। ठीक है, ये आपका ये जो पृथ्वी पर इस प्रकार से, ग्लोब पर इस प्रकार से हमने कल्पना की है, इनकी इस प्रकार से कल्पना की है हमने। ठीक है ना, इस प्रकार से ये जो क्या करती हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का काम करती हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कल्पना जो हमने रेखाएं की कल्पना की है वो आपकी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये कैसी रेखा देखते हैं, एक ऐसी रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं बेसिकली। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। अब थोड़ा सा इंडिया की लोकेशन की बात करें कि इंडिया कहाँ स्थित है, तो इंडिया की लोकेशन की बात करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो इंडिया कहाँ स्थित है बेसिकली, तो बेसिकली इंडिया की जो स्थिति है, इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया की जो लोकेशन है, तो इंडिया की जो लोकेशन बेसिकली वो यहाँ पे है, देखो जो विषुवत रेखा जो होती है तो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। इसके ऊपर वाले भाग को बोलते हैं नॉर्थ या उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध के नाम से इसको जानते हैं। जबकि जो नीचे वाला जो एरिया है इसको साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला और दक्षिणी गोलार्ध नीचे वाला। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है वो उत्तरी गोलार्ध, और नीचे भूमध्य रेखा के नीचे वाला क्षेत्र होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे एक होता है 0 डिग्री रेखा होती है, 0 डिग्री देशांतर होता है, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर, तो 0 डिग्री देशांतर के ये क्या करती है, ईस्ट और वेस्ट को बांटती है। ठीक है, तो जिसका जो ईस्ट वाला पार्ट होता है इसको हम पूर्वी देशांतर बोलते हैं, इसका जो वेस्ट वाला पार्ट उसको पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हमने देखा कि 0 डिग्री जो प्रधान रेखा है इसको हम 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर बोलते हैं, जीएमटी रेखा के भी बोलते हैं, इसको हम जीएमटी रेखा के नाम से इसको जो बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर को, हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि 0 डिग्री जो देशांतर जो होता है उसको हम जीएमटी रेखा, ठीक है, या लंदन रेखा, ठीक है, या ग्रीनविच मीन टाइम, वो एक ही बात है। ठीक है, इन सभी नामों से उसको जानते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, ये पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांट देती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, तो भारत की स्थिति, अब देखें भारत की स्थिति किस ओर है, तो भारत की लोकेशन की बात करें तो भारत की जो स्थिति है इस प्रकार से, माना कि चलो भारत कहाँ है, इस स्थिति में कि जो भारत की स्थिति है वो आपका देखो ये ऊपर वाला उत्तरी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये एक भूमध्य रेखा के ऊपर वाला पार्ट उत्तरी वाला भाग, भूमध्य रेखा दक्षिणी वाला भाग। ठीक है, ये आपका दक्षिणी वाला भाग हो गया। अब देखो ये देखो ये 0 डिग्री रेखा है, तो 0 डिग्री रेखा जो 0 डिग्री देशांतर है ये, तो 0 डिग्री देशांतर के जो डिग्री 0 डिग्री देशांतर है, जो 0 डिग्री देशांतर है ये क्या करता है, इसको हम प्रधान याम्योत्तर बोलते हैं। ये क्या करता है कि इस विश्व का समय निर्धारित करने का जो मानक है, यहीं से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है ना, तो इसके जो पूर्व वाला एरिया जो होता है उसको हम, जो पूरा क्षेत्र होता है उसको हम पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं। इसके जो पश्चिमी वाला भाग होता है उसको हम पश्चिमी देशांतर के नाम से जानते हैं। तो भारत की स्थिति की बात करें तो भारत जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, एक मिनट भाई, कहाँ चला गया ये, हाँ हम यहाँ थे। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया इस जगह स्थित है। ठीक है ना, इंडिया है वो इस जगह स्थित है, उस यहाँ पे इंडिया इस प्रकार से यहाँ पे स्थित है। तो जब कहाँ स्थित है, नॉर्थ, जो आपका नॉर्थ में, और कहाँ पे ईस्ट में है, तो ये आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इंडिया की स्थिति की बात करें तो इंडिया कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब इसके अक्षांशों की बात करें तो इंडिया का अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है, तो अब बात करें इंडिया के अक्षांशों की, तो इंडिया का अक्षांश की बात करें तो इंडिया का जो अक्षांश है वो नीचे जो है 8 डिग्री 4 मिनट पे है, 8 डिग्री 4 मिनट से। जो भारत की जो मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, जो 37 डिग्री 6 मिनट तक यहाँ पे विस्तार है इसका, 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है ना, अगर देशांतरों की बात करो तो देशांतर में कहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 तक इसका विस्तार है। तो 97 डिग्री 25 तक इसका विस्तार, 25 मिनट तक इसका विस्तार है। ठीक है, और कहाँ की देशांतर की बात करें, अगर अक्षांशों में बात करें तो अक्षांश में कहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और देशांतर में कहाँ से, तो 8 डिग्री आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 तक इसका विस्तार है। ठीक है, अब कहाँ पे सर, तो आपको पता है जी भारत कहाँ से था, जी ईस्ट में से था, तो ये भी ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नॉर्थ में, तो नॉर्थ में हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्थ, तो 68 डिग्री
68 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है, भारत का विस्तार है। और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांश से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर इसका इंडिया का विस्तार है। आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, तो इंडिया की लोकेशन के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इंडिया कहाँ स्थित है, तो पहली बात बोला गया है कि अक्षांश, अगर हिंदी में देख तो अक्षांश 8 डिग्री 4 में दक्षिण, तो दक्षिण तो है नहीं, इंडिया कहाँ स्थित है, उत्तर में स्थित है, ठीक है, तो दक्षिणी वाला तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो 68 डिग्री 4 मिनट तो है नहीं यहाँ पे। अगला नेक्स्ट देखते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6, देखो यही दक्षिण, ये भी दक्षिण में नहीं है, तो ये भी गलत है आपका, ठीक है। आगे पूछा गया 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्वी मध्य, ठीक है, तो ये आपका सही दे रहा है। ये जो जैसे कि मैंने आपको लोकेशन बताई थी इंडिया की स्थिति कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ठीक है। और देशांतर की बात करो, देशांतर कहाँ है, 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक इसका इंडिया का विस्तार है, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करें कुछ अन्य बिंदु की बारे में बात करें तो इसका जो इंडिया का सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कॉइल, ठीक है। इंदिरा कॉइल जो कि कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। इंडिया का जो वाला रीजन है वो आपका लद्दाख है। इसका सबसे उत्तरी बिंदु जो कि कहाँ पड़ता है, 37 डिग्री 6 मिनट में पड़ता है, वो आपका पड़ता है लद्दाख, सॉरी इंदिरा कॉल, लद्दाख में इंदिरा कॉल नामक स्थान पड़ता है जो कि पीओके रीजन में स्थित है, ठीक है। अब बात करें सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे जो दक्षिणी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कॉल है और सबसे दक्षिणी बिंदु आपका कन्याकुमारी है जो कि कहाँ पे स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट पे। जो कहाँ है, कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। कौन सा, कन्याकुमारी, ठीक है। कहाँ पे, तो उत्तरी अक्षांश पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है कन्याकुमारी। इसका सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करो, सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात में, गोहार मोती कहते हैं या गौर माता के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट पे स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट पे स्थित है गुजरात में, ठीक है। वहीं इसके पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु आपका देख सकते हो जो ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, कौन सा, किबुथु। तो किबुथु नामक जो स्थान है जो कि आपका 97 डिग्री 25 पे पड़ता है आपका, ठीक है, 97 डिग्री 25 पे पड़ता है, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इस प्रकार की हमें सीमा भी इंडिया की पता होनी चाहिए कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी बिंदु को आप कह सकते हो किबुथु। और इसका सबसे पश्चिमी बिंदु की जब आप पूछा जाए आपसे तो आप आंसर दे सकते हो गौर माता, जो गौर मोती या फिर गुहार मोती या फिर गौर माता के नाम से इसको जाना जाता है, कौन सा, पश्चिमी बिंदु। जब इसके उत्तरी बिंदु की बारे में पूछा जाए तो आप कह सकते हो इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में स्थित है। वहीं इसके आपको यदि दक्षिणी बिंदु के बारे में पूछा जाए तो दक्षिणी बिंदु उसका जो है वो है आपका कन्याकुमारी, कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है ये इसका, ठीक है। ये आपकी ये मुख्य भूमि का भाग है, याद रखना, ये आपका मुख्य भूमि का भाग है। यदि आपसे पूछे सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो आपका आंसर होगा जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट। यदि आपसे पूछा जाए भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो आपका आंसर होगा कन्याकुमारी। यदि आपसे पूछा है सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो आपका आंसर होना चाहिए इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट पे, ये आपका 6 डिग्री 4 मिनट पे है, 6 डिग्री 4 मिनट, ये आपका 6 डिग्री 4 मिनट पे है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट। कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, ठीक है ना। अब इसका जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लोब के बारे में, तो ग्लोब आप देख सकते हो इस प्रकार की रेखाएं कुछ ग्लोब पे किसी होते हैं। ये रेखाएं हैं इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं बोलते हैं इस प्रकार की रेखाओं को। और ये आपकी जो रेखाएं इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। जो आपको रेखाएं देख रहे हो ये आपको, इनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं, देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो इसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। और जो आप जो वाली रेखाएं देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। जो लेटी हुई रेखाएं हैं इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा बोलते हैं, ये आपकी अक्षांश है, अक्षांश बोलते हैं इनको हम, ठीक है, अक्षांश रेखाएं। इंग्लिश में से हम लैटिट्यूड बोलते हैं, तो लैटिट्यूड लाइन बोला जाता है, ठीक है ना। अब कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करें, जैसे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम जोन कहते हैं। जैसे ये आपके दो अक्षांश रेखाएं हैं,
ठीक है, ये आप मान के चलिए, ये आपकी दो अक्षांश रेखाएं, इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं जोन। ठीक है, इसको हम जोन कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? जोन कहलाता है, जोन। ठीक है, तो ये आपका जोन कहलाता है। और इसी प्रकार से दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? जैसे कि मान के ये दो देशांतर रेखाएं, एक ये वाली देशांतर रेखा मान लो, तो ये आपकी जो अक्षांश रेखा है एक ये, ठीक है, तो एक मान लो ये वाली, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र क्या कहलाता है? गोरे कहलाता है। ये क्या कहलाता है? गोरे। ये कहलाता है आपका गोरे। ठीक है, और एक ऐसा क्षेत्र जो अक्षांश और देशांतर दोनों के बीच की, दोनों के मिलने के कारण बनता है। ठीक है, जैसे जाल कहते हैं, ये जाल टाइप का जो संरचना दिख रही है, इसको हम ग्रिड कहते हैं। इसको कहते हैं ग्रिड। ठीक है, इसको हम ग्रिड कहते हैं। जालनुमा संरचना जो बन रही है अक्षांश और देशांतरों के मिलने के कारण जो एक जालनुमा संरचना बनती है, उसको हम ग्रिड कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि जो ये आपकी देख रहे हैं 0 डिग्री रेखा, ये आपकी भूमध्य रेखा है। इसके द्वारा पृथ्वी का विभाजन होता है। इसके ऊपर वाला क्षेत्र उत्तरी अक्षांश कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे वाले क्षेत्र को हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये जो क्षेत्र होते हैं, ये जो क्षेत्र होते हैं, ये जो क्षेत्र होते हैं, ये भूमध्य रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र को हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध। और ये आपको दिख रहा है, इसके जो इस महत्वपूर्ण अक्षांशों की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये छोटा जो डॉटेड दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं, ये आपको डॉटेड लाइन जो दिख रही है, इस डॉटेड लाइन को हम बोलते हैं कर्क रेखा। ये आपको दिख रहा है, ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, नॉर्थ में होती है। इसी प्रकार से इसकी एक दक्षिण में रेखा होती है, इसको हम बोलते हैं, जो दक्षिण में जबकि रेखा है जो ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, इसको आप बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, ये भी आपके 23.5 डिग्री जो होती है साउथ में होती है। ठीक है, ये होती है साउथ में, ये आपकी साउथ में होती है, और ये आपकी ऊपर वाला नॉर्थ में होती है। ठीक है, ये नॉर्थ में, जो साउथ, जो नॉर्थ में, और नीचे वाली साउथ में। नॉर्थ जो साउथ वाली होती है उसको मकर रेखा बोलते हैं 23.5 डिग्री पर, और जो आपकी नॉर्थ में होती है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। बेसिकली जो कर्क रेखा और मकर रेखा, ये विशेष हमने क्यों मानी है? क्योंकि ये विशेषता इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये सूर्य की लंबवत किरणों की सीमा रेखाएं होती हैं। जो सूर्य की जो लंबवत किरणें पड़ती है, इन्हीं दोनों क्षेत्रों के बीच में पड़ती हैं। ठीक है, इन्हीं क्षेत्रों में सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। जैसे कि सूर्य की किरणें यहाँ तक जाती हैं, मतलब पहले क्या जाती है सूर्य की अगर हम इनके बारे में बात करें तो 21 मार्च तो सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ती हैं? 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरण पड़ती है, भूमध्य रेखा को पड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद वो पहुंचती है कहाँ पे? इसके बाद 21 मार्च के बाद वो पहुंचती है इसकी तरफ उत्तरायण, ये चलती है कर्क रेखा की ओर चलती है, मतलब इसको हम बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण होना बोलते हैं। ठीक है, इस समय सूर्य के उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा होता है, और हमारी कर्क रेखा पर जाके 21 जून को जाकर हमारी कर्क रेखा पड़ता है। वो 21 जून को कहाँ पड़ता है? हमारी कर्क रेखा पहुंच जाता है, जिससे हम 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, 13.5 घंटे का दिन होता है यहाँ पे, 10.5 घंटे की यहाँ पर रात होती है। ठीक है, इस समय 21 जून को। फिर जब 21 जून के बाद क्या होता है? इसके बाद ये नीचे की तरफ चलने लगता है, मतलब 21 जून के बाद ये नीचे की तरफ आता है इसको। ठीक है, सूर्य जो नीचे तरफ आने लगता है। ठीक है, इसको हम दक्षिणायन बोलते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होता है? फिर से क्या पड़ता है? फिर 22 सितंबर को क्या पड़ता है? जो 22 सितंबर को फिर से कहाँ पड़ता है? भूमध्य रेखा फिर से पड़ता है। ठीक है, सूर्य की किरणें 21 मार्च को भूमध्य रेखा पड़ी, फिर से कब, फिर क्या उत्तर की तरफ मूव करी, और उत्तर की तरफ मूव करने को 21 जून को कहाँ पहुंची? तो 21 जून को पहुंची, ये भूमध्य क्या करते हैं? कर्क रेखा पर पहुंची। कर्क रेखा पर जाकर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है 21 जून को। ठीक है, मतलब इस समय जो उत्तरी गोलार्ध में जो होता है सबसे बड़ा दिन होता है, 13.5 घंटे का दिन होता है, और उसमें इस समय क्या होता है? 10.5 घंटे की रात होती है, सबसे छोटी रात इस समय यहाँ पे होती है। ठीक है, फिर क्या होता है? सूर्य नीचे की तरफ इसका दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है, और 22 सितंबर को पहुंचता है कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर पहुंचता है ये। ठीक है, फिर ये नीचे की तरफ मूव करता है और पहुंचता है कहाँ पे? 22 दिसंबर को पहुंचता है कहाँ पे? 22 दिसंबर को, 22-23 सितंबर को, 22 से 23 दिसंबर को पहुंचता है कहाँ पे? ये पहुंचता है आपका मकर रेखा पर, और मकर रेखा पर सीधी सी लंबवत किरणें डालता है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र माना जाता है, जो वो क्षेत्र है जिसमें सूर्य की लंबवत किरणें वर्ष भर पड़ती रहती हैं, मतलब वर्ष में एक बार सूर्य की लंबवत किरणें इस क्षेत्र में अवश्य पड़ती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि ये इनमें क्या होता है? वर्ष में एक बार सूर्य की लंबवत किरणें, जो सीधी परपेंडिकुलर रेज होती हैं, वो सूर्य की लंबवत किरणें इसमें एक बार अवश्य पड़ती हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इसके ऊपर, उसके ऊपर एक 66.5 डिग्री
एक रेखा मानते हैं, इसे आर्टिक आर्कटिक रेखा बोलते हैं। ये सूर्य की यहाँ पे क्या होती है, सूर्य की तिरछी किरणों की सीमा रेखा होती है, यहाँ की सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इसको हम बोलते हैं इसको हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसको हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इसके ऊपर होता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। मतलब इसके ऊपर वाला रीजन जो है, इसमें क्या होता है, सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं पाती, बस ऐसा लगता है कि सुबह सा हो रहा है। यहाँ पे सुबह के समय आप देखते हो सूर्य की बहुत छोटी छोटी, ऐसा लगता है कि उजाला हो रहा है, सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं। तो ऐसी किरणें यहाँ पे पहुंचती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इसको बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं इसको हम। ठीक है, इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, इसी प्रकार से दक्षिण गोलार्ध में भी होते हैं। यहाँ पे जाएंगे, इस प्रकार से दक्षिण गोलार्ध में सिस्टम यही होता है कि यहाँ के 66.5 डिग्री जो इसको अंटार्कटिक क्षेत्र जो होता है 66.5 डिग्री पे साउथ में, ये आपका 66.5 डिग्री ये नॉर्थ में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक, आर्कटिक व्रत बोलते हैं, बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत। इसको अंटार्कटिक व्रत के नाम से जाना जाता है, अंटार्कटिक। तो अंटार्कटिक व्रत के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये वो क्षेत्र हैं, और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 66.5 डिग्री तक। तो इस वाला जो रीजन है, इसमें भी क्या, इस वाले जो रीजन है इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इसके नीचे का क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, शीतोष्ण। और नीचे वाले क्षेत्र को भी क्या बोलते हैं, यहाँ पर शीत कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें नहीं पहुंचती हैं, तो सूर्य की सीधी और तिरछी दोनों ही किरणें नहीं पहुंचती, बस ऐसा लगता है कि सुबह से जो मिनिमम जो हल्की हल्की सूर्य की किरणें जो प्रकाशित होता है, ऐसा भाग यहाँ पे पहुंच पाता है। वो भी ध्रुवीय क्षेत्र में 6 महीने के लिए होता है, मात्र 6 महीने दिन होता है, यहाँ पे 6 महीने की रातें वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 21 मार्च को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, 21 मार्च और 22 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ती है, भूमध्य रेखा पड़ती है। और 21 जून को सूर्य की किरणें पड़ती हैं आपकी कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर को सीधी सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं कभी कर्क रेखा पर। ठीक है, इस प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आपके दे रखा है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ टाइम इन आवर बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात एंड द वलंग लॉकेट एट द ईस्टर्न एंड ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। अतः गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय में कितने समय का अंतराल होता है। साथियों, आपको बताएं कि इंडिया की जो देशांतर में अंतर की बात करें, जो 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका जो देशांतरी जो विस्तार इंडिया का है, उस देशांतरी विस्तार में, जैसे कि इंडिया के अगर मैप में आप देखोगे तो इंडिया का जो देशांतरी विस्तार यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर इसका जो फाइनल जो देशांतरी विस्तार है वो 97 डिग्री 25 तक है। ठीक है ना, तो इसके बीच में अगर थोड़ा सा आप देखोगे लगभग 30 देशांतर, यहाँ से इंडिया से लगभग कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, तो उसका समय होता है 30 देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती हैं। 30 देशांतर की रेखा यहाँ से गुजरती हैं, कहाँ से, इंडिया से। ठीक है, इंडिया जो भारत से होकर 30 देशांतरी रेखा यहाँ से गुजरती हैं। और आपको पता है कि एक देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, एक देशांतर के गुजरने में 4 मिनट का अंतर होता है। मतलब सूर्य जो एक देशांतर को पार करने में जो समय लेता है वो 4 मिनट का समय लेता है। तो इंडिया के बीच में 30 देशांतर हैं। ठीक है, तो भारत की गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो अंतिम छोर है, इन दोनों इन छोरों को, इन जो अंतिम छोरों को क्रॉस करने में इंडिया को जो समय कितना लगेगा सूर्य को, तो आप कह सकते हो क्योंकि 30 मिनट के 1 मिनट एक देशांतर में 1 मिनट एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। तो वहां की बात करें देखेंगे तो इस प्रकार से देखोगे एक देशांतर की 4 मिनट का अंतर, तो 30 देशांतर का कितना हो जाएगा, 7 के 12 मतलब 120 मिनट का अंतर हो जाएगा। क्योंकि एक देशांतर की 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए 30 देशांतर हो जाएगा 30 चौके 120 हो जाएगा, 120 मिनट का अंतर हो जाएगा। कहाँ पे, जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के दोनों छोरों के बीच में 120 मिनट का अंतर हो जाएगा। 120 मिनट मतलब अर्थात इसका मतलब हो जाएगा 2 घंटे। तो 2 घंटे का अंतर हो जाएगा कितने, जो भारत के जो अरुणाचल प्रदेश और जो गुजरात का जो क्षेत्र है इसके अंतिम छोरों के बीच में आपको देखने को मिलेगा 2 घंटे का अंतर देखने को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, 2 घंटे। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देख, जैसे कि आपको बताएं तो देखो जी यहाँ से एक गुजरती है यहाँ से अंतिम छोर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ से स्कूल में आकर 30 देशांतर रेखा गुजरती हैं। इस प्रकार से देखोगे आपके 30 काउंटिंग में 30 देशांतर रेखा गुजरती है 30। ठीक है, तो 30 चौके 120 मिनट होती हैं।
120 मतलब होता है 2 घंटे, ठीक है। तो 2 घंटे आपका यहाँ से दोनों के बीच में अंतर देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका 120 मिनट अर्थात 2 घंटे, ठीक है। अब बात करें कि नई 17वीं के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक याम्योत्तर में दिखाई देगी, या पूछ रहा है याम्योत्तर में कैसे, जो मेरिडियन में दिखाई, ठीक है। मतलब जो सूर्योदय होता है उसकी प्रथम किरण भारत के किस देशांतर में, जो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दे रखे हैं, वहां पे कहाँ पे दिखाई देगी, इसके बारे में आपसे बताना है। तो आप देखोगे कि जो पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। इस प्रकार से घूमती है पश्चिम जो एक सेकंड, पृथ्वी मान के जो पृथ्वी की जो गति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर मोशन करती है, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, इस प्रकार से घूमती है, यूं करके रोटेट चक्कर लगाती है, ठीक है। तो आप जानते हो कि सबसे, अगर हम, तो मैं थोड़ा सा गैप में बता, जैसे कि मान लीजिए इंडिया है, और इंडिया की ये सबसे, यहाँ पे सबसे आपको पता है सबसे लास्ट में कौन सी पड़ती है, 97 डिग्री 25 डिग्री, 97 डिग्री 25 पड़ती है, ठीक है। और सर जहाँ पे पड़ती है 68 डिग्री 7 मिनट पड़ती है, ठीक है। देशांतरीय विस्तार जो है, मान के चलो यहाँ पे सूर्य है, और सूर्य यहाँ पे निकला हुआ है, और ये सूर्य अपना प्रकाश यहाँ से फेंकेगा, तो सबसे पहले सूर्य की किरण इस साइड से पड़ेगी, पृथ्वी यूं घूमती है, ठीक है ना। तो प्रकाश जो पृथ्वी अगर मान के यूं मूव करेगी, तो सबसे पहले प्रकाश की किरण यहाँ पड़ेगी, इस वाले रीजन के, मतलब इस देशांतरी के आसपास पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में 97 के आसपास जो भी ऑप्शन में जो हमारा आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, तो सबसे आपको नजदीक जो आंसर दिख रहा है वो कहाँ देखेगा। और पहली बात, चलो एक और चीज हम देख लेते हैं कि जो भारत कहाँ पे स्थित, आपको पता है भारत जो है मान लीजिए 0 डिग्री ये है और ये है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, मतलब भारत जो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात नॉर्थ ईस्ट में भारत की स्थिति विद्यमान है, ठीक है। अगर हम देखें जैसे कि क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखा है, तो कहाँ जो है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा, देखो ये तो नहीं, जो वेस्ट में तो है नहीं इंडिया, ठीक है, वेस्ट में है नहीं इंडिया। बात करें 82 डिग्री पे दिखाई देगी या सबसे पहली किरण दिखाई देगी, तो आपको पता है 97 डिग्री के आसपास, मैंने अभी आपको बताया कि 97 डिग्री के आसपास की जो देशांतर है उसमें सबसे पहले सूर्य की किरणें नजर आएंगी। तो आपको दिख रहा है 97 डिग्री, जो 97 डिग्री 25 मिनट के आसपास जो हमारी जो देशांतर है उसमें सूर्य की किरणें पहले नजर आएंगी। तो लेकिन 97 डिग्री 25 तो नहीं है, लेकिन उसके आसपास जो दिख रहा है आपको 92 डिग्री 30 मिनट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे सूर्य की पहली किरण यहाँ पे दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो आपका होगा 92 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड, जो आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहरों में वर्ष में सिर्फ एक बार मध्या का सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शहर जो है जहां पे वर्ष में एक बार सूर्य की किरण लंबवत अवश्य पड़ते हैं, या उनके मध्य सिर के अवश्य ऊपर होता है, ठीक है। मतलब सिर के टॉप पर होने का मतलब है सूर्य की लंबवत किरणें किस क्षेत्र में पड़ती है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर लोकेशन के हिसाब से देखें तो दिल्ली, जैसे पहले ऑप्शन में बात करें तो दिल्ली और चेन्नई, ये आपके कर्क रेखा के आसपास नहीं है, ठीक है। चेन्नई जो क्षेत्र है जो आपका भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र में आता है, और जो दिल्ली आता है आपका उपोष्ण वाली क्षेत्र में आता है, ठीक है। मतलब सर जिस शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है दिल्ली, ठीक है। श्रीनगर ये भी आपका शीतोष्ण में आता है, दार्जिलिंग भी इसके में आता है, ठीक है। वही बात करें श्रीनगर दार्जिलिंग ये भी नहीं है, हैदराबाद तो कोहिमा ये भी नहीं है, ठीक है। ये भी आपका हैदराबाद आपका दक्षिण में पड़ता है, ठीक है। ये भी आप कोहिमा नागालैंड। तो बात करें नागपुर की और कोलकाता की, तो नागपुर और कोलकाता जो आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये उसकी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो ये आपका सही इसका आंसर जो होगा नागपुर होगा, और नागपुर में ही ये सही आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है, नागपुर और कोलकाता, क्योंकि ये कर्क रेखा के आसपास पड़ते हैं, जो क्षेत्र है नागपुर और कोलकाता वाले रीजन जो आपके कहाँ पड़ते हैं, कर्क रेखा के आसपास क्षेत्र में पड़ते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सूर्य की किरणें अवश्य वर्ष में एक बार पड़ते हैं, ठीक है। इसलिए इसका सही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा नागपुर और कोलकाता, ठीक है। चलो थोड़ा सा विस्तार में और देख लेते हैं। कर्क रेखा, देखो कर्क रेखा जहां से गुजरती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो आपको वही क्वेश्चन में बताना है। देखो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, पहले वो देख लेते हैं। देखो गुजरात से गुजरती, सबसे पहले गुजरात में जाएगी, गुजरात में,
और गुजरात के बाद राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान के बाद कहाँ जाएगी, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ जाएगी, जो आपकी झारखंड में, और झारखंड के बाद आपकी फिर चली जाएगी आपकी पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद चली जाएगी मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम, ठीक है। तो इन क्षेत्रों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। 8 राज्यों से भारत में, जो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से, ठीक है। वो 8 राज्य कौन कौन से है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक है। ये सॉरी मणिपुर है, ठीक है। इन क्षेत्रों से क्या गुजरती है, इन क्षेत्रों से क्या कहते हैं, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। सॉरी मणिपुर, मिजोरम, सॉरी मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, एमजेड, ठीक है, मिजोरम। इन क्षेत्रों से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है आपकी। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है जी। 8 राज्य हैं, ठीक है। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इनके 8 के अलावा जो ऑप्शन में नहीं होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा गुजरात इसमें है ही है, राजस्थान है ही है, त्रिपुरा है ही है, अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसका सही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो थोड़ा सा जैसे कि मैं आपको बताया 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, ठीक है, और राजस्थान से, उसके बाद से, उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजर रही है, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ झारखंड, झारखंड पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद से मिजोरम, ठीक है। इन क्षेत्रों से क्या होती है, कर्क रेखा भारत में गुजरती है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगद से होकर गुजरती है, ठीक है। ये बताना है कि जो आपको जो भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहते हैं इसको हम, भारतीय मानक समय जो निर्धारित किया जाता है वो 82.5 डिग्री, ठीक है, यहाँ से निर्धारित किया जाता है, जो कि भारत, जो आपकी इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ये कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से यहाँ से गुजरती है। इलाहाबाद में जगह एक नैनी, तो नैनी से होकर वहाँ से गुजरती है, ठीक है। और साथ साथ ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो ये आपकी गुजरती है, देखो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में जाती है, ठीक है। उसके बाद से छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, और उसके बाद आंध्रा में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, उड़ीसा। इन क्षेत्रों से गुजरती है, 5 क्षेत्रों से जो गुजरती है कौन, ठीक है, उत्तर प्रदेश से जाती है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। जो भारतीय मानक समय जो 82.5 डिग्री रेखा है, जहाँ से भारत का जो समय निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो ये जो भारतीय जो समय निर्धारित किया जाता है 82.5 डिग्री से निर्धारित किया जाता है, ठीक है। जो कि जो आपकी जो लंदन रेखा है, 0 डिग्री से GMT लाइन बोलते हैं, 0 डिग्री जो 0 डिग्री देशांतर है, इसको हम GMT रेखा भी बोलते हैं, इसको हम GMT रेखा भी बोलते हैं। इससे 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। ये कहाँ पे है, इसी प्रकार से यहाँ से देखें 82.5 डिग्री जो आपका पूर्वी देशांतर पड़ता है। हाँ, यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है 82.5 डिग्री आपकी पूर्वी देशांतर जो उत्तर प्रदेश से गुजर रही है, उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में जा रही है, छत्तीसगढ़ को ये उड़ीसा में, उड़ीसा को जो आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। कुल मिलाकर ये 5 भारत के राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। कौन सी रेखा, 82.5 डिग्री, जो भारत का जो मानक समय रेखा है वो, ठीक है, भारत का मानक समय रेखा जैसे हम 82.5 डिग्री बोलते हैं, ये आपके 5 राज्यों से गुजरती है। बात करें जो लंदन जो 0 डिग्री सीमा से कितना आगे है, तो जो आपका जो आगे है वो आपका आगे है कितना आगे, तो जो आपका जो GMT रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर है, जैसे प्रधान देशांतर या प्रधान याम्योत्तर के नाम से जानते हैं, जैसे या फिर इसको हम GMT रेखा ही बोलते हैं, GMT रेखा, ठीक है। जैसे कितने घंटा आगे, तो इसको जैसे भारत जो है 82.5 डिग्री से 5.5 घंटा आगे है, 5/2 आवर्स इससे आगे है, ठीक है। किससे आगे है, 5/2, तो ये आपका आगे है 0 डिग्री। तो जो बेसिकली जो 0 डिग्री देशांतर है, जैसे हम GMT रेखा कहते हैं, जिसको विश्व समय भी कहा जाता है, विश्व समय, क्योंकि पूरे विश्व का समय यहीं से निर्धारित किया जाता है, ठीक है, जो कि लंदन से कोई गुजरती है, जैसे लंदन रेखा के नाम से भी जानते हैं, GMT रेखा, विश्व समय, बहुत सारे नामों से इसका, इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। और ये यहाँ से ये जो इससे जो भारत का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। बात कर रहे हैं कि IST, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, जो भारतीय मानक समय, जैसे याम्योत्तर जो है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कई राज्यों से गुजरती है। इस संबंध में राज्यों के निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा एक सही नहीं है। हमें बताना है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि 5 राज्यों से गुजरती है, इनमें से कौन सा जो है एक सही विकल्प है, उन जहाँ से गुजरती है
कौन सी रेखा? जो IST रेखा है, जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइमिंग वाली रेखा है, जो भारतीय मानक समय निर्धारित करने वाली जो याम्योत्तर है, वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ से गुजरती है। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के बाद से मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और छत्तीसगढ़ के बाद ये गुजरती है उड़ीसा से, उड़ीसा से गुजरती है, उड़ीसा के बाद ये गुजरती है कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, इन राज्यों से वो गुजरती है। ठीक है, ये 5 राज्यों से भारतीय होकर गुजरती है। ठीक है, तो देखते हैं क्रम कौन सा सी। उत्तराखंड से गुजरती नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। ठीक है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, झारखंड से गुजरती नहीं है ये, फिर ये भी गलत हो जाएगा। उत्तराखंड से जहाँ से भी गुजरती है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, ठीक है, उड़ीसा से गुजरती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। आपकी जो डी ऑप्शन है, ये सारे 5 जो राज्यों को सही मिलान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सही आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि जो भारतीय प्रमाणिक समय, जिसे हम IST कहते हैं, एवं ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे हम GMT बोलते हैं, या ग्रीनविच माध्य समय, जिसे GMT में कितना अंतर पाया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था जो जो भारत का जो समय है, जो निर्धारित किया जाता है, वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांश से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जो कि GMT रेखा, जो GMT जो ग्रीनविच मीन टाइम है GMT, ठीक है, उससे कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है वहां से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 5.5 घंटा वहां से आगे है, तो इसका सही आंसर आपका बी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का सबसे सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, और यदि आपसे पूछा भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणी बिंदु आपका कन्याकुमारी है, और सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जैसे पिगमेनियन बोलते हैं, लाइचिंग बिंदु। ठीक है, इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है, इसे पिगमेनियन, लाइचिंग आदि नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, इन सारे नामों से इसको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद से हम नेक्स्ट सीरीज आपके लिए लेके आएंगे। तो अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो इसी प्रकार की जो वीडियो है वो आपको कुछ अच्छे मैटर के साथ आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है साथियों, थैंक यू।